मुस्लिम नेता हूँ, हिंदू नेता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आपको प्रचार का जिम्मा दिया गया है, जिससे बीजेपी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सके। जो है वो सीटें न छोड़ने को तैयार हो, उनकी सीटों पर जो है वो कब्जा करने को खड़ा हो, कोई संवाद ना हो, कोई समन्वय ना हो। वोट चोरी के आरोप वो लगातार लगाते रहे हैं, क्या कहीं बीजेपी बैकफुट पर है इन आरोपों पर? और जो पार्टी अपने आप को पहले कभी कहा करती थी कि हम तो मुल्क की पार्टी है, आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? इस चुनाव में मोहल्ले की भी महंगी होती जा रही है। वो पहले तो ये वोट चोरी का जो है वो विलाप करते रहे और चुनाव के बाद वोट बैंक के डाके का वितंडा करते हुए ये लोग दिखाई पड़ेंगे। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। बिहार चुनाव से जुड़ी जो भी अपडेट्स आ रही हैं, लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट एफएम न्यूज आप तक निष्पक्ष अंदाज में यूं ही पहुंचा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनको एक बेहद भारतीय जनता पार्टी का सूझबूझ वाला नेता भी माना जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया नकवी साहब वक्त निकालने के लिए और बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी साहब। जी नकवी साहब, शुरुआत मैं यहीं से करूंगा। बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं आप, बिहार चुनाव की रणभेरी बजी हुई है। बिहार चुनावों में आपकी भूमिका क्या है? मुस्लिम वोट बैंक हमेशा ये कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से काफी हद तक नाराज रहता है। इस बार आपको क्या महत्वपूर्ण जिम्मा दिया है बिहार चुनावों में? देखिए, पहली बात तो ये वाजपेयी जी, मैं इससे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मैं मुस्लिम नेता हूँ, हिंदू नेता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। और पार्टी ने जो भी हमें जिम्मेदारी दी है और जो इससे पहले भी दी गई है, उसको हम लोगों ने पूरे समर्पण के साथ, पूरे जो है वो मजबूती के साथ जो है वो उसको निभाया है। पिछला चुनाव भी हुआ लोकसभा का, उसमें भी चुनाव का मैं प्रबंधन का प्रभारी था। 2019 वाले चुनाव में भी चुनाव प्रबंधन का मैं इंचार्ज था। उसके अलावा 2014 में भी लगातार, और उसके अलावा जो है वो बिहार में इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय भी मेरे पास जो है वहां पर 18 सीटें थी, जिनका कि मैं अलग से जो है वो काम देखा था। और इस बार भी मैं चुनाव से पहले भी कई बार मेरा जाना हुआ और अभी भी जाएंगे। जो पार्टी वहां पर जो भी हमारी उपयोगिता समझेगी करेगी। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आपको प्रचार का जिम्मा दिया गया है, जिससे बीजेपी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सके। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो अस्पृश्यता है, जो असहिष्णुता है, वो कोई एक दिन की नहीं है। इसको जो है वो दशकों से ये जो सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट है, जो छद्म धर्मनिरपेक्षता के जो है वो कारीगर हैं, उन्होंने जो है उनके दिमाग में जो है ये भरा और उसके जरिए जो है उन्होंने उनका राजनीतिक शोषण किया, उसके जरिए उनके वोटों का शोषण किया और वोट जो है मुसलमानों का थोक के हिसाब से लिया, लेकिन उनका विकास जो है वो खुद कर नहीं किया। नकवी साहब, सवाल यही था मेरा कि इस बार नाराज मुस्लिमों को मनाने को लेकर बीजेपी की रणनीतियां क्या हैं और पलायन और बेरोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जो विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, पहली बात ये कि जब चुनाव आते हैं तो उसमें जो विपक्ष होगा वो अपने मुद्दे उठाएगा, जो सरकार में है वो अपनी उपलब्धियों और अपने जो उन्होंने सुशासन के जरिए जो है वो समाज के आखिरी पायदान के पे खड़े हुए व्यक्तियों के लिए काम किया है, उसको करेंगे। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप देखें, ये जो तथाकथित महागठबंधन है, इसकी झालर में शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब अगर झालर में शॉर्ट सर्किट होगा तो खुद उनके साथियों को झटका लग रहा है। अब झटका लगेगा, पूरी तरह से जो है वो जमीन पर गिरते हुए कहीं कहीं पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद है उससे ज्यादा उनमें
महत्वाकांक्षी मतभेद है। अब ये छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करते करते चुनाव भी निपटता जा रहा है और गठबंधन भी अपने आप में निपट जाएगा। ठीक है। और आपने बीते रोज आपका एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में आया था कि जेएमएम जो है महागठबंधन जो है वो इस बार विसंगतियों के तले ढह जाएगा। जेएमएम की इंडी गठबंधन में बहुत बड़ी असहमति देखने को मिली, उन्होंने धोखेबाजी का आरोप भी लगाया। ये भविष्यवाणी आप पहले ही कर चुके थे। अब देखिए, पहली बात ये कि अगर आप देखें, ये इनका जो अपने आप का विरोधाभास है खुद इनके अपने साथियों के अंदर, और कोई भी साथी किसी एक साथी के लिए जो है वो, खासतौर से अगर बड़ी बड़ी पार्टियां भी हो, उनके लिए जो है वो सीटें न छोड़ने को तैयार हो, उनकी सीटों पर जो है वो कब्जा करने को खड़ा हो, कोई संवाद ना हो, कोई समन्वय ना हो, तो निश्चित तौर से जो है वो अपने ही जो है वो विरोधाभास के जो है वो बोझ की तरह ये दबता जा रहा है। और जो पार्टी अपने आप को पहले कभी कहा करती थी कि हम तो मुल्क की पार्टी है, आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? इस चुनाव में मोहल्ले की भी महंगी होती जा रही है। ठीक है। और अभी एसआईआर अलग अलग राज्यों में लागू हुआ है देश भर में। 2025 के जो बिहार चुनाव हैं, इसमें एसआईआर का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? ये जो विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगाता रहा है, एसआईआर उसको नाकाम करने में सफल होगा? देखिए, ऐसा है वाजपेयी साहब, चुनाव से पहले तो वोट चोरी का जो है वो हाहाकार हंगामा ये लोग करते रहे। चुनाव के बाद देखिएगा कि जो है वो पहले तो ये वोट चोरी का जो है वो विलाप करते रहे, और चुनाव के बाद वोट बैंक के डाके का वितंडा करते हुए ये लोग दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जो है उनको ये लगता है कि ये जो जनता है, जो जनादेश है, ये इनकी जो है वो जागीर है, जिस जब चाहे और जहां चाहे वही वो जनादेश मिले उनको, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो जो एसआईआर है वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और समय समय पर जो मतदाता सूचियां हैं उनके शुद्धिकरण का काम समय समय पर होता रहा है। अब अगर आप मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के अभियान पर हाहाकार हंगामा करके उसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जैसे तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता ये कहते रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी के आरोप वो लगातार लगाते रहे हैं। क्या कहीं बीजेपी बैकफुट पर है इन आरोपों पर? देखिए, एक बात आप ये बताइए कि इनको जो है वो लगभग 100 सीटें लोकसभा में मिली है। कुछ राज्यों में इनकी सरकारें भी है। मैं उसको दोहराता नहीं कि अगर होती तो तुमको क्या मिलता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, हार और जीत चुनाव का 2 पहलू है। जहां पर जो है वो जीत का ग्लैमर होता है, वहां हार का ग्रेस होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसे जो है वो जीत के ग्लैमर के साथ साथ हार के ग्रेस को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि उसकी जो ये सत्ता है उसकी सामंती सल्तनत है, और इस सामंती सुल्तानों को लगता है कि इस सामंती सल्तनत को किसी को जो है वो पर कब्जा नहीं करने देंगे। और अगर कोई कब्जा कर लेगा और किसी को जनता जनादेश दे देगी तो पूरे देश में भय भ्रम का भौकाल खड़ा करके और उस भंवर जाल में देश को फंसाने की कोशिश करेंगे, उसमें सफल हो नहीं रहेगी। ठीक है, भ्रमजाल की आपने बात की, और इस बार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में हैं, और प्रशांत किशोर मुखर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने में ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा निशाने में, क्योंकि अब आप बिहार में लगातार एक्टिव हैं, प्रशांत किशोर के मुख्य तौर पर निशाने पर सम्राट चौधरी भी हैं, उनकी वो साक्षरता पर लगातार सवाल उठाते हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रशांत जी, चुनाव होता है, चुनावी चौपाल पे जो है वो तमाम तरह के जो है वो लोग आते हैं, तो कोई जो है वो चुनावी चौपाल पे जो है वो अपना दम दिखाता है, कोई जो है वो उसमें चकल्लस करता है, तो ये चलती रहती है। लेकिन अगर कोई अब चुनावी चौपाल पे पहुंचते ही अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंसता हुआ दिखाई पड़े तो मैं तो ये कह सकता हूँ, गेट वेल सून। तो प्रशांत किशोर की अभी सियासत का आकलन आपका क्या है? क्या वो सफल हो पाएंगे इस बार? उनकी राजनीतिक पारी कुछ हद तक सफल हो पाएगी, या सिर्फ वोट काटू बनकर रह जाएंगे?
मैं मानता हूँ कि देखिए किसी को भी इस देश में जो है वो चुनाव लड़ने का, चुनाव में जो है वो लोगों के पास जाने का अपना हम्म। अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। जनता का अधिकार है कि वो किसको जो है वो चुनती है। मुझे नहीं दिखता कि कोई बहुत बड़ा इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी स्वराज पार्टी है वो कोई बहुत बड़ा अंतर डालने वाली है। अंतर डालने वाली सिर्फ वोट काटू बनकर रह जाएगी? देखिए मैं किसी भी पार्टी को वोट काटू वाली पार्टी मानता नहीं। हम्म। अरे भाई चुनाव में हारना जीतना एक अलग बात है। कोई पार्टी जो है वो 10 वोट पाएगी, कोई पार्टी जो है 10,000 वोट पाएगी। हम्म। तो ये जो एक फ्रेज चला है कि ये वोट काटने वाले लोग हैं, तो ये तो आप जो है वो डेमोक्रेसी का को अपमान कर रहे हैं। जितना भी वोट मिलता है ठीक है, उनको जनता ने जितना उनको समझा उतना दिया। आपका सियासी आकलन क्योंकि बहुत बेहतर होता है, हर बार जो भी आप बात कहते हैं वो बहुत ज़मीन पर उतरी हुई लगती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। प्रशांत किशोर इस बार कितनी सीटें, लगभग आपका आकलन क्या कहता है कि कितनी सीटें वो काबिज हो पाएंगे देने में? देखिए एक हमारे अभी हरियाणा में जो चुनाव हुआ था, तो योगेंद्र यादव जी ने एक पार्टी बनाई थी और काफी मेहनत भी की थी उन्होंने हरियाणा में। और उनकी पार्टी का नाम तो मैं भूल गया, लोगों को भी याद नहीं होगा शायद। और उस समय एक बहुत शोर था कि वहां पर जो है वो कोई बहुत बड़ा वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले। तो मुझे लगता है कि उन्होंने किया भी होगा, कुछ वोट वगैरह उनको मिले थे, इसलिए मैं उससे उनका मुकाबला तो नहीं करता। इस चुनाव का रिजल्ट तय करेगा कि क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मैं मानता हूँ वहां लड़ाई सीधे जो एनडीए है उसका है और जो महागठबंधन है उसके बीच में। अब लोग ये भी कहते हैं, उनके विरोधी कहते हैं कि अगले केजरीवाल बन जाएंगे प्रशांत किशोर। केजरीवाल बनने के पीछे अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो उसके तो कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है। और नीतीश कुमार की उम्र को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, अब उन्हें उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है, या जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल का कॉन्सेप्ट है तो उनको उस श्रेणी में बढ़ना चाहिए? देखिए नीतीश जी टायर्ड नहीं है, और जब टायर्ड नहीं है तो रिटायर नहीं होने का तब तुक नहीं बनता। और जो लोग जो है वो अभी से हाँ नकवी साहब, उनकी कई तस्वीरें सामने आई जिसके बाद उन्हें मानसिक तौर पर अस्वस्थ भी कहा जाता रहा। देखिए एक चीज मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो मुद्दों का उनके सामने जो है वो कंगाली होती है तो वो इस तरह के मवाली जैसा व्यवहार करते हैं। अरे भाई आप उनके बारे में, उनकी जो है वो हेल्थ के बारे में, उनकी मानसिक हेल्थ के बारे में आप कौन से मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल चला रहे हो? कौन से आप मानसिक इलाज करने के डॉक्टर बने हुए हो? मुझे लगता है ये बैड टेस्ट में है। और जनता तय करेगी कि आपका दिमाग ठीक करेगी कि आपके जो लोग जो है वो इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके दिमाग को ठीक करने। ठीक है। और एक सवाल अभी अधूरा रह गया था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। सम्राट चौधरी की साक्षरता को लेकर सवाल था, उसको लेकर विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है। क्या सम्राट चौधरी की जो शिक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार चुनावों में बैकफुट पर नजर आ रही है? देखिए एक चीज बताते हैं आपको कि एमएलए के लिए, एमपी के लिए, वैसे भी हमारे देश का बहुत ही दुर्भाग्य है कि क्लर्क की भी नौकरी के लिए जो है वो इवन जो है वो 4th क्लास की भी नौकरी के लिए एक सीमा तय है कि भाई आपको जो है वो कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये होना चाहिए। एमएलए एमपी और भी चुनाव के लिए नहीं होता। उसके कई एक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि हमारा देश में जो है वो गरीबी, निरक्षरता, ये सारी चीजें रही हैं। उसके कारण जो है वो ये बात सोची गई थी। लेकिन एक वक्त आ गया है कि जिसमें कि जनप्रतिनिधियों के बारे में भी एक सीमा तय होनी चाहिए कि आपकी जो है वो मिनिमम जो है एजुकेशन क्या है। अब जहां तक सवाल है ये जो पर्टिकुलर इशू के बारे में आप कह रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने खुद जवाब दे दिया इसका। फिर बार बार न तो ये इशू है और ना ही जो है वो जनता के बीच में इसका कोई बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है।
और आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। बीते रोज हलाल सर्टिफिकेट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान काफ़ी सुर्खियों में आया था कि हलाल सर्टिफिकेट से जुड़ा जो भी फर्जीवाड़ा होगा बंद होगा। इसको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है हलाल सर्टिफिकेट को लेकर, और ये समझाएं हलाल सर्टिफिकेट है क्या ये आखिर? देखिए, ये पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पर जो है वो पार्टी उनसे रिक्वेस्ट करती है, और चुनाव सभाएं, चुनाव कार्यक्रम, रैलियां, उसमें वो शामिल होते हैं और उसमें उनके कार्यक्रम रखते हैं। जहां तक हलाल सर्टिफिकेट का सवाल है, ये हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम का फर्जिफिकेशन का धंधा है, गोरख धंधा, उस पर जो है वो रोक बहुत पहले लग जानी चाहिए। हलाल के सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम का फर्जिफिकेशन का धंधा है वो इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोग चलाते हैं। यहाँ पर केवल सर्टिफिकेट जो है वो साइन करके और पैसे वसूल रहे हैं, लोगों में को गुमराह कर रहे हैं, तो उससे जो है वो रोक बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त है। ठीक है। और अभी इंडी गठबंधन की ओर से हर घर, खासकर तेजस्वी यादव की ओर से हर घर सरकारी नौकरी देने का जो ऐलान किया गया है, आपको लगता है ये जमीनी स्तर पर संभव है हर घर सरकारी नौकरी दे पाना, या सिर्फ ये चुनावी शगुफा है? जनादेश का जो है वो ठिकाना नहीं और जाप की ठिठौली। अब जिसको जनादेश का ठिकाना ना हो और जाप की ठिठौली करना शुरू कर दे, क्या कि साहब ऐसा है कि हमें अगर हम ये तो वही हो गया ना कि बिना जनाधार के और बिना जनादेश के जागीरदारी और बिना नंबर के नंबरदारी वाला खेल है। आप कहां से ये जॉब देने वाली बात कर रहे हो? और जॉब के बदले एक कभी कांड चल रहा है इनका कि नौकरी के बदले आपने क्या क्या किया था, तो वो सब मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि इस पूरे के पूरे चुनाव में इनका जो गठबंधन है इसको जनादेश नहीं मिलेगा। मतलब चुनावी जो ये शगुफा है, ये नौकरी देने वाला, ये फायदा नहीं होगा इससे कुछ तेजस्वी यादव को। झांसा है ये, झांसा जैसे होता है ना, झांसा देना कि भाई ऐसा है कि हम ये कर दो तो हम ये कर देंगे, ये कर दो तो वो कर देंगे। ठीक है। अब जो बिहार का जितना बजट होगा, बिहार की जितनी व्यवस्था होगी, उसके हिसाब से तो आप जो वादे कर रहे हो उसमें तो जो है वो ठिकाना जो है कौड़ी का नहीं और ठिठौली जो है करोड़ों। ठीक है नकवी साहब, और चूंकि आपका वक्त सीमित है, अंतिम में आप ये आकलन जरूर बताएं, बिहार चुनावों में इस बार आपका आकलन क्या कहता है? एनडीए कितनी सीटों पर काबिज होगी? और जो जातिगत समीकरण इस बार गड़बड़ाने का आकलन है, आप पूरा इसको एक संक्षिप्त में विश्लेषण करें। इस बार एनडीए कितनी सीटों पर काबिज हो सकता है आपके मुताबिक? देखिए, अभी तो पहले चरण का भी मतदान नहीं हुआ, मैं ये तो अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ और पिछली बार से ज्यादा जो है वो एनडीए इस बार सीटें हासिल करेगी, और बहुत ही अच्छी तरह से जो सुशासन का सफर है उसको निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएगी। ये जातीय समीकरण और भी जो क्षेत्रीय समीकरण है, ये सारी की सारी चीजों के बावजूद को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इस बात का अच्छी तरह से विश्वास है कि जो एनडीए की सरकार है वो स्टेबिलिटी के साथ भी चलती चलेगी, और साथ ही साथ सुशासन के और समृद्धि के सफर को आगे बढ़ाएगी। और सीएम फेस नीतीश ही होंगे एनडीए के? नीतीश कुमार जी ही सीएम फेस हैं, सीएम फेस रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब अपना वक्त देने के लिए। बिहार चुनाव से जुड़ी जो भी कवरेज है, जो भी लगातार खबरें आ रही हैं, वो पल पल की लगातार यूं ही एफएम न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। खबरें लगातार जारी हैं।